बस 11वीं 12वीं अच्छे से निकाल लो, फिर आपकी जिंदगी सेट है। ऐसा बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अक्सर घर पे बोला जाता है कि बस 12th में अच्छे नंबर ले आओ तो आगे आपका फ्यूचर आसान है, आगे आपकी करियर आसान है। पर क्या सच में ऐसा होने दे रहे हैं लोग? अगर आप एग्जाम सेंटर पर 1 मिनट लेट पहुंचो, गेट बंद हो जाता है, एग्जाम देने को नहीं मिलता है। OMR में एक बबल गलत भर दोगे तो रिजल्ट आपका खतरे में। एडमिट कार्ड भूल जाओ तो कोई एक्सक्यूज नहीं। लेकिन जब एग्जाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसीज हैं वो ही गलती कर रही हैं, जब आंसर शीट्स को लेकर सवाल उठने लगे, जब पोर्टल क्रैश होने लगे, जब इवैल्यूएशन प्रोसेस पर लाखों स्टूडेंट्स सवाल पूछने लगते हैं, तब अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे CBSE के OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग कंट्रोवर्सी। सच कहें तो इस बार CBSE नहीं बल्कि 2026 में नीट से लेके CUET से लेके SSC से लेके फिर अब CBSE, ये सारे ही एग्जाम्स इस बार कंट्रोवर्सी से घिरे हुए। तो ये कहानी भारत के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम की बन चुकी है। एक ऐसा सिस्टम जो स्टूडेंट से परफेक्शन मांगता है लेकिन खुद अपनी गलतियों के लिए अक्सर टेक्निकल ग्लिच का एक्सक्यूज दे देता है। शुरुआत करते हैं नंबर्स से। 2026 में CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए। रिजल्ट के बाद जो फिगर सामने आए उसके बाद शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी की पूरी लहर। 11 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स रीचेकिंग, वेरिफिकेशन या पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस में गए। उन्होंने बोला कि हमें अपनी कॉपीज दोबारा देखनी है, हमें दोबारा रिवैल्यूएशन कराई जाए हमारी कॉपीज की, क्योंकि उनके मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम आए थे। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट्स दोबारा देखने के लिए अप्लाई किया। तो इस बार CBSE के एग्जाम में लगभग 17 से 18 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कम से कम 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस में एंटर हुए। जैसे कि कॉपी रीवैल्यूएट करानी है उनको अपने मार्क्स पे डाउट है, उनको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए। जैसे ही CBSE ने पोर्टल खोला कि अब आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अपनी कॉपी रीचेकिंग करानी है, तो लगभग 1.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने तुरंत 3 घंटे के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब इतने सारे स्टूडेंट्स को इतना मिसट्रस्ट क्यों है? इतने सारे स्टूडेंट्स को क्यों लगता है कि उनके मार्क्स शायद गलत आए हैं, उनकी कॉपीज गलत चेक हुई हैं? हर बच्चा सही नहीं हो सकता, लेकिन इतने बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो अगर 17 लाख स्टूडेंट्स में से 4 लाख स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट्स देखना चाहते हैं, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये ट्रस्ट डेफिसिट का सिग्नल है। हर स्टूडेंट सही नहीं हो सकता, लेकिन हर कंप्लेंट जेन्युइन भी नहीं हो सकती। लेकिन जब कंप्लेंट्स लाखों की संख्या में पहुंच जाए तो सिस्टम को खुद से सवाल पूछना पड़ता है। OSM क्या था? CBSE ने 2026 में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट सिंपल था कि फिजिकल कॉपी स्कैन की जाएंगी पहले, फिर वो टीचर्स उसको डिजिटली इवैल्यूएट करेंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क कम होगा, ह्यूमन एरर कम होगा, रिजल्ट जल्दी आएगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बाद स्टूडेंट्स ने पोर्टल एक्सेस इश्यूज, स्कैन कॉपीज को लेकर कंसर्न्स और रीइवैल्यूएशन प्रोसेस में डिफिकल्टीज रिपोर्ट की। और यहां से शुरू होती है कंट्रोवर्सी, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती दिख रही। स्टूडेंट्स का एक ही सवाल था कि अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया गया था तो फिर ट्रांसपेरेंसी दिख क्यों नहीं रही है भैया? और फिर एक 17 साल के स्टूडेंट ने उठाया सबसे बड़ा सवाल। इस कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टेंडर प्रोसेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। और ये किसी पॉलिटिशियन या किसी जर्नलिस्ट ने नहीं उठाया, ये मुद्दा उठाया झारखंड के एक 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने। सार्थक ने अपने व्लॉग में पब्लिक डोमेन में बोला, CBSE के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि जो टेंडर प्रोसेस पूरा कंडक्ट कराया गया था OSM के लिए एक टेक्निकल कंपनी चूज करने का, जो ये पूरा OSM का सिस्टम कराएगी, वो टेंडर प्रोसेस ही फ्लॉड था। सार्थक ने CBSE के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया। उसने डॉक्यूमेंट्स को लाइन बाय लाइन कंपेयर किया और फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट हाईलाइट किए जिन्होंने पूरे टेंडर प्रोसेस पर डिबेट छेड़ी। अब हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अभी एलिगेशंस हैं और किसी भी कोर्ट या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किसी करप्शन या स्कैम को ऑफिशियली प्रूव नहीं किया है। अभी भी इस पे जांच चल रही है, कमिटीज बैठ रही हैं, लगातार इस पे पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो रहा है। लेकिन सवाल उठाना तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है। तो आइए जानते हैं टेंडर की कंट्रोवर्सी आखिर क्या थी। सार्थक सिद्धांत और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के मुताबिक OSM प्रोजेक्ट का जो टेंडर प्रोसेस था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे।
सबसे ज्यादा चर्चा एक अलेजेड ब्लैकलिस्टिंग क्लॉज को लेकर हुआ। ओरिजिनल टेंडर डॉक्यूमेंट में एक प्रोविजन था जिसके तहत सीरियस नेग्लिजेंस, ऑपरेशनल फेलियर या सिक्योरिटी ब्रीच की सिचुएशन में जो वेंडर है जिसको फाइनलाइज किया जाएगा, अगर उससे ये सब कुछ होता है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है या कोई नेग्लिजेंस होती है, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था। लेकिन ये टेंडर प्रोसेस कैंसिल कर दिया गया, दोबारा दूसरा टेंडर निकाला गया और बाद में जो कॉरिजेंडम रिलीज किया गया उसमें यह प्रोविजन रिमूव कर दिया गया। और फिर दिसंबर 2025 में ओएसएम प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हैदराबाद बेस्ड कोएम्ड एड्यूटेक को अवार्ड किया गया। इस टेंडर प्रोसेस में टीसीएस ने भी पार्ट लिया था, जिसको काफी एक्सपीरियंस है कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, जैसे कि सीयूईटी, यूजी भी टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। लेकिन टीसीएस ने जो कोट किया था पर कॉपी चेक करने का प्राइस, वो 60 से 65 रुपए के बीच में था और कोएम्ड एड्यूटेक ने लगभग 20 से 25 रुपए के बीच का कोई प्राइस कोट किया था। तो सस्ते के चक्कर में कोएम्ड एड्यूटेक को ये टेंडर अवार्ड कर दिया गया और यहां से कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। आखिर टेंडर कंडीशंस क्यों बदली गई, ब्लैक लिस्टिंग क्लॉज क्यों हटाया गया और टीसीएस जैसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी को छोड़ के क्यों कोएम्ड एड्यूटेक को ये टेंडर अवार्ड किया गया? तो क्या ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था या फिर किसी बिडर को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला? अभी तक इन सवालों के फाइनल जवाब नहीं आए हैं। अभी तक सीबीएसई इससे इनकार कर रहा है कि कोई भी नेग्लिजेंस है या कोई भी फ्रॉड है इस प्रोसेस में, लेकिन पब्लिक स्क्रूटनी लगातार बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि कोएम्ड एड्यूटेक की एक और कंट्रोवर्सी पहले हो चुकी है। कोएम्ड एड्यूटेक का कनेक्शन पहले ग्लोबल एरेना टेक्नोलॉजीज से रहा है, जिसका नाम 2019 के तेलंगाना इमीडिएट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी में सामने आया था। उस वक्त रिजल्ट प्रोसेसिंग और मार्क्स की डिस्क्रिपेंसीज को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वेंडर ड्यू डिलिजेंस सफिशिएंट किया गया था, क्या रिस्क असेसमेंट एडिक्वेटली किया गया था? ये सवाल अभी भी डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ वेंडर की नहीं है, बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात टेक्निकल ग्लिच की नहीं है, बात है अकाउंटेबिलिटी की, बात है ट्रस्ट की। हमारे एग्जाम इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट से कहते हैं कि रूल्स आर रूल्स, लेट आए हो तो बाहर रहो, डॉक्यूमेंट मिस हुआ है डिस्क्वालीफाइड, बबल गलत भरा, नुकसान तुम्हारा है। स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में चेक करते हुए उनके अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में तो ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स चीटिंग रोकने के लिए वो कार्डबोर्ड पहन के अपने मुंह पे उसके बाद एग्जाम्स लिखते हैं ताकि उनको चीटिंग करने को ना मिले, ताकि चीटिंग प्रिवेंट की जा सके। तो अगर स्टूडेंट से आप इतनी उम्मीद कर रहे हो, तो जब इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं, जब सीबीएसई बोर्ड फेल हो गया, जब एनटीए फेल हो गया अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में, तब गलती किसकी है? स्टूडेंट्स के मार्क्स पे उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। आपके क्लास 12th के मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आप कौन सा एग्जाम दोगे। जेईई मेंस के लिए अगर आपको अपीयर करना है, अगर आपको एग्जाम देना है, तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए। नीट में अपीयर होने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ज्यादातर एग्जाम्स में बैठने के लिए आपको 50 से 55% तक मार्क्स चाहिए। तो अगर आपकी कॉपी ही गलत चेक होगी, अगर आपके मार्क्स ही गलत आएंगे, तो यहाँ पे गलती किसकी है? इस बार सीबीएसई में कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक प्रॉब्लम्स आई हैं कि उनकी कॉपी पे किसी और के मार्क्स चढ़ा दिए गए। आंसर शीट्स जब उन्होंने देखी तो लगभग 13,000 स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स ब्लर थी। आंसर शीट्स जब ब्लर हैं तो आखिर चेक कैसे की गई? कुछ आंसर्स को अनचेक्ड छोड़ दिया गया, उस पे मार्क्स ही नहीं अवार्ड किए गए। जो बच्चा 10th में 90% मार्क्स लेके आया था, उसके सिंगल डिजिट मार्क्स कैसे आ रहे हैं? ये टेक्निकल इशू है, ये वेंडर की गलती है, ये है डबल स्टैंडर्ड्स जो देश के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब सीबीएसई क्या कर रहा है? लगातार चुप्पी है और सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स का आपने तबादला कर दिया, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, नए सेक्रेटरी अपॉइंट कर देंगे, शायद कमिटी बिठा दी गई है, जांच चल रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, इनकी मदद लेने की बात की जा रही है कि जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जो ये पूरा इशू हुआ है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसकी जड़ तक जाने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ली जा रही है। सीबीएसई भी यही मेंटेन कर रहा है कि टेंडर प्रोसेस गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक कंडक्ट हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल अब भी वही है, मेरी आंसर शीट फेयर तरीके से इवैल्यूएट हुई थी या नहीं, मेरे सही मार्क्स मुझे अवार्ड किए गए या नहीं। सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ हैशटैग से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम से कुछ नहीं बदलेगा, या 2-4 लोगों के इस्तीफा देने से या उनके तबादला करने से कुछ नहीं बदलेगा। जरूरत है सिस्टमैटिक रिफॉर्म की, इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट की जरूरत है। अगर ओएसएम प्रोसेस कराना ही था तो इसकी 1 साल 2 साल तक कम से कम टेस्टिंग करनी चाहिए थी, इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए था।
एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में रिलीज करना चाहिए। लार्ज स्केल डिजिटल रिफॉर्म से पहले पायलट प्रोजेक्ट को मैंडेटरी बनाना चाहिए। देखते हैं ये सारी चीजें कब तक रिजॉल्व होती हैं। 2026 तो स्टूडेंट्स के साथ साथ सारी टेस्टिंग एजेंसीज के लिए बहुत खराब जा रहा है। कई लाख स्टूडेंट्स नीट के बाद फिर CUET, उसके बाद SSC, उसके बाद अब CBSE इससे प्रभावित हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स की गलती पर पेनल्टी है तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर पर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं कि क्या आप भी इस पूरी कंट्रोवर्सी से इंपैक्टेड हैं और आपका क्या कहना है। ऐसी और एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए Career 360।